ये सब हो क्या रहा है? कौन मार रहा है इन लोगों को? ये तो कुछ ही नाम हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसी सीक्रेट किलिंग की एक लंबी लिस्ट है। अब इन लोगों को किसने मारा ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन ये लोग जिन ग्रुप से जुड़े हुए थे उनमें एक डर सा फैला हुआ है। दुनिया भर में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को अब लगने लगा है कि उनकी जान कभी भी जा सकती है, और ऐसा ही डर कभी इजराइल का हुआ करता था। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का इतना खौफ था कि इजराइल का हर दुश्मन थर्राता था। अब दबी छुपी जुबान में यही बात हमारी एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में कही जा रही है। हालांकि इस बात का सच शायद ही कभी सामने आएगा, लेकिन एक बात तो जरूर है, आज रॉ पर बात होने लगी है। तो क्या रॉ ये काम कर सकती है? और आखिर ये रॉ है क्या? इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? और ऐसे क्या काम किए हैं रॉ ने जिसकी वजह से आज ये कहा जाने लगा कि रॉ अब मोसाद की राह पर चल चुका है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि हमारी आज की रॉ को बनाने में इजराइल की मोसाद का ही बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रॉ की। साल था 1968 जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक फुल फ्लेज्ड एजेंसी बनाई जिसका काम था भारत से बाहर और भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाना और उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। रॉ से पहले देश में ब्रिटिश टाइम से ही इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि आईबी हुआ करती थी। आजादी के बाद ये देश की एकमात्र इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लेकिन इस एजेंसी के लोग देश के अंदर के मैटर्स के एक्सपर्ट थे। यही वजह है कि जब 1962 में इंडिया और चाइना की जंग हुई तो आईबी बुरी तरह से फेल हो गई। इसलिए एक ऐसी एजेंसी बनाने की बात उठी जो भारत से बाहर ऑपरेट कर सके। इसीलिए आगे चलकर 1968 में रॉ को बनाया गया। इसके चीफ थे रामेश्वर नाथ काओ, जिनका नाम आपने RN काओ नाम से सुना होगा। शुरुआत से ही रॉ को काफी पावरफुल बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर अमेरिका की CIA के हिसाब से बनाया गया। इसके चीफ सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। रॉ चीफ को डेली बेसिस पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। अब आपको याद दिला दूं कि अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल है, और जिनके बारे में काफी कहानियां चलती हैं। कहा जाता है कि भारत के हर दुश्मन के बारे में इनको खबर रहती है। तो NSA को रिपोर्ट करने वाले रॉ के चीफ का दर्जा प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है। रॉ चीफ को एक एडिशनल सेक्रेटरी रिपोर्ट करते हैं जो कि ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑपरेशन संभालते हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी को सपोर्ट करने के लिए कई जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो अलग अलग देशों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखने का काम करते हैं। अब सवाल यह है कि रॉ कैसे और क्या काम करती है, और इनके एजेंट्स कैसे दूसरे देशों में काम करते रहते हैं। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है, लेकिन इनकी रिक्रूटमेंट को लेकर अब कुछ बातें पहले से ज्यादा क्लियर है। देखिए, रॉ में शामिल होने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। इसमें शामिल होने से पहले आपको डिफेंस सेक्टर या फिर इंडियन सिविल डिपार्टमेंट के एग्जाम निकालने होंगे, जहां से रॉ अपने एजेंट्स को चुनता है। इस तरह से ऐसा हो सकता है कि कोई IPS ऑफिसर या फिर IRS ऑफिसर रॉ का एजेंट हो, लेकिन उसके बारे में पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रॉ के एजेंट्स अपनी पहचान पूरी तरह से छिपा कर रखते हैं। इन एजेंट्स को पूरी सीक्रेसी फॉलो करनी होती है। अगर कोई देश ऐसा क्लेम कर दे कि उन्होंने इंडियन एजेंट्स को जासूसी करते पकड़ा है, तो सरकार उसे अपना एजेंट भी नहीं मानती। इसीलिए एजेंट ऐसे लोगों को ही बनाया जाता है जो इस बात के लिए तैयार हों कि पकड़े जाने पर सरकार उनकी कोई हेल्प नहीं करेगी। वैसे आपने फिल्मों में जो देखा होगा कि एक एजेंट दूसरे देश में जाकर दुश्मन की ऐसी की तैसी कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रॉ के एजेंट को काफी ज्यादा छिपा कर रखा जाता है। अब दोस्तों, रॉ बन तो गई थी, लेकिन इस यूनिट को बाहरी देशों में इंफॉर्मेशन लेने के लिए सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। इसीलिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने रॉ चीफ RN काओ को इजराइल की मोसाद से रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का ऑर्डर दिया। 1968 में ही दोनों देशों की एजेंसीज के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशंस के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इस टाइम तक इजराइल की मोसाद अपने कामों से पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी थी। उसने इजिप्ट, मोरक्को और अर्जेंटीना जैसे कई देशों में सक्सेसफुल ऑपरेशंस चलाए थे। मोसाद का नेटवर्क दुनिया के कई देशों में फैला था, जिससे रॉ को काफी मदद मिलने वाली थी, और जल्दी ही मोसाद से दोस्ती का हमें फायदा भी मिला।
1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई तो मोसाद ने इंडिया को इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इसमें पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी नॉर्थ कोरिया के साथ सीक्रेट वेपन डील को लेके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। ये डील इंडो पाक वार से सिर्फ 10 हफ्ते पहले साइन की गई थी। इन मूवमेंट्स ने और इंफॉर्मेशंस ने इंडिया को टाइम रहते ही अलर्ट किया और इंडिया को पाकिस्तान को सरेंडर कराने में हेल्प मिली। ऐसे ही इंडिया ने भी कई मौकों पर इजराइल के लिए इंफॉर्मेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जब म्यूनिख ओलंपिक के टाइम पर फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के ओलंपिक खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब लेबनान में मोसाद के ऑपरेशन में रॉ ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था मोसाद को। रॉ और मोसाद की इस जुगलबंदी से रॉ को काफी फायदा हुआ, लेकिन एक लंबे टाइम तक दोनों में डिफरेंस भी बना रहा। एक तरफ जहां मोसाद अपनी रूथलेस किलिंग के लिए पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक एजेंसीज में शामिल हो गया, वहीं रॉ के काम करने के जो तरीके थे उसमें किलिंग पूरी तरह से शामिल नहीं था, बल्कि रॉ जानी जाती थी अपने स्नैच ऑपरेशंस की वजह से। नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक और बांग्लादेश तक टेररिस्ट को पकड़कर उन्हें भारत लाने के लिए रॉ जानी जाती रही है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि भूपिंदर सिंह जो कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स का लीडर था, और इंडियन मुजाहिदीन को शुरू करने वाला यासीन भटकल। इन सबको भारत लाने में रॉ ने बहुत मेहनत की है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रॉ का काम करने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। रॉ के बारे में ये बातें तब से शुरू हुई जब साल 2022 में जहूर मिस्त्री नाम के एक टेररिस्ट को कराची में 2 बाइकर्स ने गोली मार दी। जहूर कंधार हाईजैक में शामिल था। ऐसे ही रिपुदमन सिंह मलिक, जिनका नाम कनाडा से इंडिया आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को ब्लास्ट कराने में आया था, उसे भी 2022 में कनाडा के सरे में गोली मार दी गई। खालिस्तानी सपोर्टर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर अभी कनाडा और इंडिया के रिलेशंस खराब हुए हैं, उसे भी ऐसे ही अनजान लोगों ने मार दिया। अभी तक इनमें से किसी भी मामले में यह नहीं पता चला इन्हें मारा किसने। अब इस तरह की किलिंग के लिए हमेशा से मोसाद जाना जाता रहा है। अपने दुश्मन को ढूंढकर उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल कर उसे खत्म करने का काम मोसाद ने हमेशा किया है। सब ये जानते हैं कि किलिंग मोसाद की है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाता। अब खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकियों की जो ये किलिंग्स हैं, इसमें मोसाद एंगल की वजह से इसे रॉ से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इससे इंडिया को क्या फायदा या फिर नुकसान होने वाला है। तो देखिए, रॉ ने पिछले कुछ सालों में बदलते टाइम के साथ खुद को चेंज किया है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक्टिव होना एक जरूरत बन गई है, वैसे ही रॉ ने भी खुद को नई कंडीशंस के साथ अडॉप्ट किया है और इंडिया की सिक्योरिटी को पुख्ता किया है। आने वाले टाइम में इस एक्टिविज्म का फायदा देश को टेररिज्म से दूर रखने में और इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने में मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉ की, जिसे बनाने में कभी मोसाद की मदद मिली थी और आज जो मोसाद की राह पर चलने लगा है। बाकी आपका हमारी रॉ के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।